विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं कि किस प्रकार विसर्ग संधि और स्वर संधि में भेद किया जाए, स्पेशली गुण संधि और फिर दीर्घ संधि। इनको लेकर और व्यंजन संधि को लेकर काफी दुविधाएं हैं। आज हम इन सब का निवारण करेंगे। आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। मित्रों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं विसर्ग संधि का। तो जानते हैं सबसे पहले कि विसर्ग संधि है क्या। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं, आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अपनी जो हिंदी व्याकरण श्रृंखला है ये अधिक से लोगों तक पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, उनका मेल हो और वहां एक विकार उत्पन्न हो, उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को लेकर काफी सारे नियम हैं, उनमें से हम कुछ नियम, महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार इसके जो उदाहरण है। नी धन धन तो हो गया निर्धन, दू धन आत्मा तो हो गया दुरात्मा। यहां इसमें व्यंजन जुड़ा और रे का आगमन हो गया, बन गया निर्धन। दू धन आत्मा, इसमें आ जुड़ा और हो गया दुरात्मा। ये किस प्रकार होता है? देखिए, सबसे पहले हम जाने कि विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। किस प्रकार? जैसे नी धन च, तो नी का हम क्या कर लेंगे, नी लिखेंगे। और मैंने जैसा बताया आपको कि विसर्ग के बाद च आता है तो क्या हो जाता है, स। तो हम यहां लिख देंगे निस और आगे का च य, निश्चय। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, किस प्रकार कि नी श च य, निश्चय लिख देंगे। यह हो गया आपका निश्चय। इसी प्रकार यदि निश्चल का हम क्या करें, संधि विच्छेद करें, तो किस प्रकार होगा, नी आ जाएगा, ये विसर्ग आ गया, क्योंकि च और छ के बाद, ये च और छ है विसर्ग के बाद और ये स का आगमन है, तो इस स को तो कर दिया हमने विसर्ग और पीछे ऐसा का ऐसा लिख दिया। हमने परिवर्तन क्या किया है इसमें कि ये जो विसर्ग था ये स को विसर्ग कर लिया और छल पीछे ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो ये हो गया आपका नियम एक। दूसरे नियम की बात करें तो विसर्ग के बाद यदि स हो, विसर्ग के बाद यदि स आए, यानी प्रथम शब्द है जहां विसर्ग है और उसके बाद यदि कहीं स आ जाता है तो हम विसर्ग को स में बदल देते हैं। किस प्रकार? जैसे नी है, विसर्ग लगाया नी के, इस नी के बाद शुल्क है, यानी विसर्ग के बाद स आ गया तो हम स का आगमन कर लेंगे। किस प्रकार? नी को नी लिखा और इस विसर्ग का मैंने स कर लिया और पीछे लिख दिया शुल्क, तो हो क्या गया, निःशुल्क। समझ रहे हो बात को? अब एक चीज ये देख लेनी होती है कि जब लगातार समान वर्ण आ रहे हैं, लगातार समान वर्ण आ रहे हैं, उस स्थिति में जैसे स के पहले भी स है, तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि ये कहां चला गया, विसर्ग संधि में चला गया। तो यहां नी और इसका स और उसके बाद स है, तो नी को तो मैंने क्या कर लिया है, नी लिख दिया है और इस स का कर लिया है मैंने विसर्ग, पीछे हमने लिख दिया है शांत। क्या लिख दिया है, शांत। तो निशांत का विग्रह किया जाए या विच्छेद किया जाए तो होगा निशांत। समझ गए बात? आगे देखिए, विसर्ग से संबंधित तीसरा नियम है जो क्या है कि विसर्ग से पूर्व, विसर्ग जो है उससे पूर्व यदि ए या आ हो, विसर्ग से पूर्व यदि ए या आ हो
तय वर्ण जो है उसमें ए है, तो यहां आ होता। यदि विसर्ग से पूर्व ए या आ हो और उसके बाद विसर्ग के बाद क ख प फ हो, तो क्या हो जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वो जो धन का निशान है, जोड़ का निशान है, उसको हटा देते हैं और ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। जैसे लिख दिया प्रातः काल, तो जैसे ये रज कण है, नियमानुसार ए या आ हो तो इसमें ए है और पीछे क है, तो लिख देंगे रज धन कण। रज धन कण वो क्या जाएगा, रज कण। समझने वाली बात एक बार देखो आप, ए या आ के बाद क है प है, तो क्या हो जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वैसा का वैसा इसको लिख देते हैं। अगली बात करते हैं कि विसर्ग से पूर्व ए या आ, मतलब विसर्ग से पूर्व ए या आ के अलावा स्वर, ए या आ के अलावा मतलब ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो और फिर उसके बाद यदि क ख प जुड़ता है तो इसमें षटकोण से का आगमन हो जाता है। देखिए एक बार आप इसे, अगले नियम की बात करें तो नियम है ये कि विसर्ग से पूर्व यदि ए आ के अतिरिक्त, मतलब हुआ इसका कि ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो और उसके बाद यदि क ख प और फ आए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, षटकोण से को विसर्ग की जगह ले आएंगे। पहले में हुआ यह है कि ए आ, उसके बाद यदि क ख प फ आए तो हम वहां पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जबकि ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो और फिर क ख और प फ आए तो इसमें षटकोण से का आगमन कर लिया जाता है। जैसे नी धन कलंक, नी धन कलंक, तो देख लो आप क्या करोगे, इसमें नी कर लिया, इस विसर्ग को हम क्या कर देंगे, षटकोण से कर देंगे, लिख देंगे हम निस कलंक। बात समझ में आई। फिर जैसे मैंने लिखा हुआ है नी धने फल, वही बात कि पहले तो क्या कर लेंगे आप, नी लिखा और इसका आपने क्या कर लिया, षटकोण से बढ़ा लिया। कारण इसमें यह था कि ए आ के अतिरिक्त स्वर था इसमें, जो कि ई है यहाँ और उसके बाद प या फ, तो फ है यहाँ, तो यहाँ हमने षटकोण कर लिया और कर दिया यहाँ निस फल। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, नियम है इसमें ये कि विसर्ग के बाद, जब कभी विसर्ग के बाद ट ठ और षटकोण से आए तो उसका षटकोण से ही हो जाता है विसर्ग का। किस प्रकार, जैसे मैंने लिखा है धनु धन टंकार, तो यहां विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद ट और ठ और षटकोण होता है, तब वहां पर षटकोण से का अतिरिक्त आगमन इसकी जगह हो जाता है, या यूं कहें कि जो विसर्ग है वो परिवर्तित षटकोण से में हो जाता है। तो धनु धन टंकार में हमने धनु लिख दिया और इसका विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा स और टंकार। अब इसको लिखेंगे हम सही शुद्ध, तो लिख देंगे धनुष टंकार। क्यों, इसी प्रकार तो लिखेंगे भाई, धनु विसर्ग था, इसके बाद ट है तो हमने से कर दिया, यहां षटकोण आधा था, यहां आधा हो गए धनुष टंकार। अब बात करते हैं कि विसर्ग है उसके बाद त या थ होता है तो क्या होता है, ट ठ षटकोण हो जाता है, समझ रहे। वैसे एक चीज और है, ये एक ही उच्चारण स्थल है इनका, दंत्य, तो क्या हो जाता है कि जब कभी मैं आपको यूं व्याकरणिक भाषा में कहूंगा तो चीजों को समझ में थोड़ी सी दुविधा होगी, इसलिए सरलतम बात यह है कि विसर्ग के बाद यदि त और थ आए तो इसमें सर्प वाला या सांप वाला से आ जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा हुआ है नी धन संदेह, तो नी और आएगा वो से, तो ये कर लिया
निस्संदेह। समझ गए बात को? निस्संदेह, तो इसको यूं भी तो लिख सकते हैं हम, कैसे कि निस्संदेह। यहां आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि जैसे कई बार बोल देते हैं निस्संदेह, तो आप उसे निसंदेह नहीं लिख के निस्संदेह लिखेंगे। ध्यान रहे इस चीज का, आगे कभी वाक्य शुद्धि की बात आई, कई शब्द शुद्धि में अपन जब पढ़ेंगे तब भी ये चीजें आएंगी समझ में। निधन स्वार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार आपको बता दूं, जैसे विसर्ग तो हो ही जाएगा ना, विसर्ग तो से में परिवर्तित हो जाएगा, और आगे स्वार्थ। देखिए ऐसे लिखा जाता है निस्वार्थ। निस्वार्थ लिखा कैसे जाता है? इस प्रकार, जिसे बोलते हैं निस्वार्थ, निस्वार्थ। इस प्रकार इसका उच्चारण होता है। संधि है इसमें विसर्ग, और निधन स्वार्थ इसका संधि विच्छेद है। आगे बात करते हैं नियम अगले की। विसर्ग से पूर्व वाले वर्ण ई उ हो। विसर्ग से पूर्व जो वर्ण होते हैं वो यदि ई हो मतलब छोटा ई हो या बड़ा ई हो, उ हो या ऊ हो अर्थात छोटा हो या बड़ा हो। बड़ा का मतलब यहां मात्रिक दृष्टि से है, केवल मात्राओं के लगाने या लिखने मात्र से बड़े हैं। जैसे कि निह धन रज, तो यहां और ये ध्यान रहे ऊ हो और उसके बाद र आ जाए तो हमेशा क्या होती है? मात्रा बड़ी और कोई परिवर्तन नहीं होता। किस प्रकार? निह धन रज, तो यहां ई है और ई के बाद क्या है? विसर्ग, और बाद में है रे। नियम के अनुसार भी यही है कि ई ऊ के बाद यदि र आ जाए तो हम क्या करते हैं दोस्तों? उस जगह उसके दीर्घ का आगमन कर लेते हैं। किस प्रकार? जैसे नी में ई है और र है तो हम करेंगे नी, आगे तो लिखना ही है नील। यहां संधि के दौरान केवल और केवल दो वर्णों में मेल होता है, दो वर्णों में मेल या परिवर्तन होता है। हालांकि जो आपकी व्यंजन संधि है उसमें राम धन अयन का क्या होता है कि जैसे कभी ए स्वर आ जाता है और उसके ए आ के बाद, उसमें है व्यंजन में ए आ के बाद जब कभी न आ जाए और वो कहीं भी ना आ जाए तो वो अणय में बदल जाता है, तो वो चीज अलग है। बाकी ये देखिए आप कि नी धन रज, नीरज हो गया यहां पर, और नी धन रज, तो इसका आप समझ गए भाई। इसका क्या कर देना है? मात्रा दीर्घ कर देनी है, क्योंकि ई के बाद क्या है? र है। ई के बाद क्या है दोस्तों? र है, हो जाएगा आपका बड़ा मात्रा की दृष्टि से। अब एक मैंने लिखा है चक्षु रोग। देखिए क्या है चक्षु रोग, इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। मात्रा इसमें बड़ी है, अब यहां समझ ये लिया जाए कि बड़ी मात्रा है और उसके बाद र है, बड़ी मात्रा और उसके बाद र, तो हम क्या कर लेंगे? पहले तो चक्षु लिखेंगे और मात्रा छोटी करेंगे, विसर्ग लगाएंगे, जोड़ का निशान लगाएंगे और रोग ऐसा का ऐसा लिख देंगे। हो क्या जाएगा? इसका चक्षु रोग का संधि विच्छेद किया जाए तो आप लिखेंगे चक्षुघधन रोग, चक्षुघधन रोग हो गया आपका। अब अगली बात कर लेते हैं इस नियम की 8वें की। ज्यादा नियम नहीं है, सब नियम एक दूसरे से जुड़े हुए से ही हैं सारे। जैसे कि विसर्ग से पूर्व ए स्वर एवं बाद में अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। समझने वाली छोटी सी बात, पहले ए है और उसके बाद अन्य स्वर है तो वहां हम विसर्ग को हटा देते हैं केवल। जैसे आता है धन एव, तो इसमें ए स्वर है और इसमें ए यानी अन्य स्वर है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? अतएव, अतएव, अतएव। समझ गए? मना धन उच्छेद, ऐश्वर है इसमें और इसमें उस्वर है,
यानी नियमानुसार ए के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो आप क्या कर लेंगे, वहां पर उस विसर्ग को हटा देंगे। तो उठा दो, मन उच्छेद। हाँ, एक चीज यहां देखने वाली क्या है, हम ये चीज जरूर जानते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, अगर ऊ है तो ये इसमें जुड़ भी तो सकता था, पर यहां जुड़ता नहीं, ऐसा कैसा लिखा जाता है मानोच्छेद। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। अब हम अगले नियम की बात करते हैं। देखिए, ए आ के अतिरिक्त स्वर कौन से होते हैं। अभी जैसे हम देख रहे थे, ए का अतिरिक्त का मतलब है ए और आ को छोड़कर जो भी अन्य स्वर हैं, सारे स्वर, उनके साथ यदि घोष वर्ण जोड़े जाए। अब मैं ये कहूँ आपको कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये है यह स्वर, तो इतना लंबा कहने के बजाय मैं यही कह देता हूं कि घोष वर्ण जोड़ दिए जाए 3, 4, 5। अभी नियम भी है ये 3, 4, 5, 345 स्वर, 345 स्वर ये रलव है, ये जो है घोष है, संघोष है। तो हो तो क्या होता है, यानी विसर्ग से पहले की ओर, विसर्ग जो है उससे पूर्व यदि ए आ के अलावा कोई और आ जाता है स्वर, और उसके बाद यदि कोई घोष वर्ण हो तो क्या हो जाता है, रे कालधन हो जाता है। जैसे निधन अक्षर, तो मैं ये कहूं कि नी रे अक्षर। समझ गए बात, क्या हो जाएगा देखना। यहां ये विसर्ग जो था इसको मैंने रे में बदल दिया, और अब जब बदल गया ये, तो इसको इसमें जोड़ेंगे ना तो रे पूरा नहीं हो जाएगा। क्या बन गया जी, निरक्षर बन गया। ये नियम तो आप जानते भी होंगे। दूह धन आत्मा, तो ए के अतिरिक्त है ना विसर्ग से पूर्व, भाई ए के अतिरिक्त क्या है, उस पर है, इसमें आ जोड़ेगा तो दू का दू, रे विसर्ग का रे कर दिया मैंने, आत्मा। अब इसका जब हम योग करेंगे तो क्या कर देंगे, दुरात मां। आई बात समझ में। चतुर धन भुज, विसर्ग है तो च का च तो लिखने दो। इस नियम में होता क्या है, इसमें क्या होता है, ए आ के बाद संघोष ध्वनियां या घोष ध्वनियां ही होती हैं। अब यहां ए आ के अतिरिक्त था, और यदि ए आ हो और उसके बाद संघोष ध्वनियां हो तो ए सदैव ओ में बदल जाता है। जैसे कि तपोधन, तपेधन बल, हो क्या गया आपका, तपो बल। भाई मैंने इसको विसर्ग में, विसर्ग को किस में बदल दिया है, ओ में बदल दिया है। मन धन रोग, तो मनो रोग, है ना बात। यश धन दा, यशोदा, यशोदा। अधय धन गति, तो अधो गति। समझ गए आप बात। इस प्रकार आपके ये जो विसर्ग संधि है उसके नियम थे। अब क्या है कि मैंने अक्सर ये देखा है, जो विद्यार्थी हैं उन्हें दिक्कत होती है का गुरुजी एक चीज बताइए आप, इस गुण संधि और विसर्ग में दोनों में ही क्या आ जाता है, ओ की मात्रा होती है, उस स्थिति में क्या किया जाए। देखते हैं क्या किया जाए। देखिए क्या होता है कि जब इसमें विच्छेद किया जाता है गुण संधि में, तो ऊ की मात्रा आ जाए जहां कहीं भी दूसरे शब्द में, विच्छेद के बाद दूसरे शब्द में, यानी दूसरे शब्द में क्या आ जाए, ऊ की मात्रा आ जाए या उच्चारण हो, तो वहां पर आप कर देंगे गुण संधि। जैसे महोत्सव,
जैसे आपका महोत्सव, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद महाधन उत्सव। हो गया कि नहीं? यहां उत्सव में क्या जाता है कि जो द्वितीय शब्द है, यानी पहला तो महा हो गया, और जो दूसरा है उसमें ऊ का क्या हो जाता है? उच्चारण। ऊ का उच्चारण हो तब तो आप क्या करेंगे? दूसरे शब्द में ऊ का उच्चारण है तब तो आप कर देंगे क्या? गुण संधि। और ऊ के अतिरिक्त अन्य हो, जैसे मैंने कर दिया यशय धन दा, तो क्या आ गया यहां पर? आ की ध्वनि आ गई। इससे आप पहचान लेंगे, यानी ये याद रहे आपको कि ऊ आता है यदि दूसरे शब्द में, तो वो क्या है? आपका गुण संधि है। और इसके अतिरिक्त कोई आता है तो वो आपकी विसर्ग संधि है। इस प्रकार आपकी संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। संधि के जो अन्य पार्ट्स हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने पहले जो अपलोड कर दिया वो आप वहां से जाकर अन्य संधियों के जो रूप है वो पढ़ सकते हैं। स्वर संधि पढ़ सकते हैं, व्यंजन संधि पढ़ सकते हैं। और साथ अब आपको बता दूं कि आप प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं कि किस किस प्रकार के इसमें हमने अब तक अध्ययन किए हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। ये व्याकरण श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स मुझे वीडियो अच्छे से अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ और आनंद लीजिए आप इस हिंदी व्याकरण श्रृंखला का। जल्दी हम इसमें अन्य विषय भी ऐड कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।